एक शख्स जो कहता था कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो वे उनकी सरकार गिरा देंगी। एक शख्स जो कहता था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि पेप्सी पीने से उनकी आंत खराब हो गई थी। एक शख्स जो कहता था कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर उससे नहाती हैं और ये राज इसलिए किसी को नहीं बताती क्योंकि सभी महिलाएं उनके जैसी सुंदर दिखने लगेंगी। दोस्तों, आज जो रामदेव बाबा सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक को अपने नुस्खों से ठीक करने का दावा करते हैं, उसकी शुरुआत इसी शख्स ने की थी जो कहता था कि पिछले 2 दशकों से वो कभी बीमार ही नहीं पड़ा। समर्थकों की माने तो ये शख्स आज भी अगर जिंदा होता तो स्वदेशी और आयुर्वेद का भारत में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता। लेकिन फिर अचानक से मात्र 43 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लोगों की माने तो ये मौत नहीं, हत्या थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित की, जो कभी रामदेव बाबा के साथी, सारथी व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनकी मृत्यु के 1.5 दशक बाद भी उनके आयुर्वेदिक नुस्खे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखे और सुने जाते हैं। तो आखिर क्या थी राजीव दीक्षित की कहानी? क्यों उनकी मौत विवादों में रही? मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उनके शव को उनके गृह नगर कानपुर की बजाय पतंजलि आश्रम में क्यों ले जाया गया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राधे श्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। सूत्रों की माने तो उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की थी। हालांकि उनकी डिग्रियों को लेकर कुछ विवाद भी है। 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नाम का छात्र उनके यहाँ से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा अपने एक वीडियो में राजीव दीक्षित ये दावा करते हैं कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी भी की है और सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम किया है। उन्होंने एक वीडियो में यह भी बताया कि उनकी इस रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च किसी दूसरे देश के पास जाए, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि इन दावों के समर्थन में ना तो कोई सबूत है और ना ही एंटी ग्रेविटी की रिसर्च पर आज तक कोई रिसर्च पेपर सामने आया है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा यह भी था कि यूनियन कार्बाइड वाली घटना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहाँ से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। इसके बाद राजीव दीक्षित ने देश भर में घूम घूम कर भाषण देने शुरू कर दिए। राजीव के भाषणों में हमेशा स्वदेशी व आयुर्वेद को अपनाने और विदेशी कंपनियों के बहिष्कार के मुद्दे शामिल रहते थे। वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर भी अपनी बेबाक राय हमेशा रखते थे। राजीव का मानना था कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के कानून की फोटोकॉपी है, इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम पर बात करते हुए राजीव कहते थे कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। इसे लेकर उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को अंग्रेजों से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। दोस्तों, राजीव दीक्षित का मानना था कि देश के विचारकों ने खेती की उन्नत किस्मों और तकनीकों पर काम बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए देश के किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजीव दीक्षित आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। आयुर्वेद की वकालत करते हुए वे कहते थे कि मॉडर्न मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य मोटा मुनाफा कमाना है, जबकि आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। स्वदेशी अपनाने की मुहिम में राजीव ने भारतीय व विदेशी कंपनियों के पर्चे भी बंटवाए थे, जिसमें लोग स्वदेशी और विदेशी कंपनियों में फर्क समझ सकें, उनके नाम जान सकें। हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर उन्होंने कहा कि यूनिलीवर कंपनी ने अपने नाम में हिंदुस्तान इसलिए जोड़ा है ताकि वह लोगों को गुमराह करके भारत में अपना व्यापार बढ़ा सके। दोस्तों, वैसे तो राजीव आयुर्वेद और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर बेहद मुखरता से और बहुत अच्छी बातें कहते थे, लेकिन कभी कभी उनके वक्तव्य बिना सिर पैर के और विवादित भी हुए, जिनमें उन्होंने ऊट पटांग दावे किए
जैसे उनका एक दावा था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में कब्जा करना चाहता है, इसलिए वह पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और भारत की नाक में दम कर सके। ऐसा ही एक विवादित दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वे कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, एडवीना और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसमें नेहरू व जिन्ना दोनों एडवीना के दीवाने थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल कर लेती थी। उन्होंने अपने कई भाषण में कहा कि जिन्ना और नेहरू चरित्र से बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा एडवीना ने करवाया था। दोस्तों, ऐसे ही उनके कई दावे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। एक जगह वे अमेरिका में हुए 9/11 हमले की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह हमला खुद अमेरिका ने ही करवाया था। इन दावों में सच्चाई भले ही ना रही हो, पर इन दावों ने उनकी प्रसिद्धि में अच्छा खासा इजाफा किया। इससे उनके समर्थक भी अब लाखों की संख्या में हो गए। साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविर व पतंजलि योग पीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन की मुहिम शुरू की। राजीव भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव भी थे और वे इस पद पर अंतिम सांस तक रहे। इस मुहिम के तहत बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित की मुख्य योजना यह थी कि साल 2014 में वे लोगों के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। भारत स्वाभिमान आंदोलन के जरिए राजीव जोर शोर से लोगों के बीच जाकर उन्हें अपने आंदोलन से जोड़ रहे थे। इसी सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ में सभाएं कर रहे थे। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में सभाएं की। दोस्तों, 30 नवंबर 2010 को दुर्ग के बेमेतरा में एक व्याख्यान के बाद भिलाई जाते समय उनके साथ भारत स्वाभिमान आंदोलन के स्थानीय पदाधिकारी दया सागर जी भी थे। यात्रा के दौरान उन्हें असहजता महसूस हुई और पसीना आने लगा। दया सागर जी के आवास पर वह बाथरूम में गिर गए। पहले तो राजीव डॉक्टर के पास न जाने की जिद कर रहे थे, फिर बाबा रामदेव के फोन के बाद उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में ले जाया गया। फिर BSR अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और डॉक्टर दिलीप रत्नानी के मुताबिक रात करीब 1 से 2 बजे के बीच दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दुर्ग के सरकारी अस्पताल से वे अपोलो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने खुद एक बार फिर फोन से बात की, जिसके बाद उन्हें अपोलो रेफर कर दिया गया। समर्थकों की माने तो उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया, जैसा आमतौर पर जहर खुरानी के केस में होता है। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे समर्थकों का शक और गहराता चला गया। राजीव दीक्षित की मौत के बाद उनका शव चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार के पतंजलि आश्रम ले जाया गया, जहां उनके भाई प्रदीप दीक्षित और रामदेव बाबा ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। उनके समर्थकों की बातों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ना होना, उनके शव का उनके गृहनगर माता पिता के यहाँ ले जाने की बजाय पतंजलि आश्रम में ले जाया जाना संदेहास्पद तो जरूर है। राजीव दीक्षित के शव के पोस्टमार्टम ना होने पर उनके समर्थकों ने कई बार बाबा रामदेव पर भी हत्या करवाने की आशंका जताई, जिसे रामदेव बाबा ने हर बार खारिज कर दिया। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव को समझाने की काफी कोशिश की। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वे एलोपैथी इलाज से हमेशा इनकार करते रहे। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गोल्ड मैन टू टाइकून। इस किताब में राजीव की हत्या से जुड़े कई और अहम सवालों को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ हाई कोर्ट गए और दलील दी। कोर्ट ने रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी राजीव दीक्षित के समर्थक सालों से उनकी मौत में किसी षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, यह सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। दोस्तों, आप राजीव दीक्षित के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन विश्वास मानिए, हम क्रिएटर्स के लिए ये बेहद अहम चीज होती है। आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।